नमस्कार छात्रों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार छात्रों। तो छात्रों, आज हम करेंगे चंद्र गहना के बेर से लौटती बेर, चंद्र गहना से लौटती बेर टेक्स्ट बुक में आपके क्वेश्चन आंसर हैं, उनका समझाती हूँ अर्थ सहित। इस विजन में अधिक है पंक्तियों में नगरीय संस्कृति के प्रति कवि का क्या आक्रोश है और क्यों आक्रोश दिखा रहा है इस विजन में। यहाँ कविता में पंक्तियाँ दी गई हैं, वो देखना आपने नोटबुक टेक्स्ट बुक में। तो फिर उसके बाद उन पंक्तियों का में नगरीय जो संस्कृति के प्रति कवि का आक्रोश है, क्यों है यही रीज़न बताना है। इन पंक्तियों में नगरीय संस्कृति के प्रति कवि का आक्रोश व्यक्त हुआ है क्योंकि वहाँ के अत्यधिक व्यस्त एवं प्रतियोगितापूर्ण और भौतिकतावाद मीन जहाँ पर जो नगर की जो जनसंख्या है वहाँ पर कवि का आक्रोश व्यक्त हुआ है क्योंकि वहाँ पर बहुत ही व्यस्त जीवन है, प्रतियोगिताएं हैं, कंपटीशन है और भौतिकतावाद से युक्त जीवन में प्रेम जैसी कोमल प्राकृतिक भावनाओं के लिए कोई स्थान ही नहीं है। नगर में आकर आप देखते हैं कि काफ़ी भीड़ भड़क्का होता है, कोई इधर भागा, कोई उधर भागा, कोई प्रेम की जैसी कोमल और प्राकृतिक भावनाओं के लिए कोई स्थान नहीं होता है। दूसरी ओर ग्रामीण जीवन जो होता है वो ग्रामीण अंचल के एकांत जीवन में प्रेम का संचार पूर्ण रूप से दिखाई देता है। गांव के जीवन में अभी भी प्रेम का संचार दिखाई देता है। इसलिए कवि का जो आक्रोश है नगरीय संस्कृति व जीवन के प्रति व्यक्त हुआ है, जीवन के प्रति, और कि एक आक्रोश भर गया है उनके मन में कि नगरीय जीवन जो है वो ऐसे ही बन गया है, अभी तक गांव में प्रेम भाव है। तो यही बताने की कोशिश की है इस प्रश्न में। और प्रश्न नंबर 2, सरसों को सयानी कहकर कवि क्या कहना चाहता होगा कवि सरसों को सयानी कहकर कवि ये कहना चाहता होगा कि सरसों अन्य फसलों की अपेक्षा अधिक ऊंची हो गई है। बाकी चने की छोटे छोटे झाड़ होते हैं, बाकी सरसों जो है लंबे लंबे पौधे होते हैं उसके, तो उसको सयानी इसलिए ही कहा है कि उसकी ऊंचाई अधिक हो गई है। सयानी बड़ी शब्द से एक अर्थ ये निकलता है कि वह विवाह के योग्य हो गई है। जब लड़कियां बड़ी हो जाती हैं तो बोलते हैं कि बेटी सयानी हो गई है, तो उससे तुलना कर डाली है कवि ने कि उसके विवाह योग्य हो गई है, वो काटने के योग्य हो गई है। अलसी के मनोभावों का वर्णन कीजिए। अलसी के मनोभाव क्या व्यक्त हुए हैं कवि के अलसी के प्रति। अलसी चने के पौधे के पास उगी हुई है। अलसी जो है वह चने के पौधे के पास है, उनसे दूर नहीं होती, इसलिए इसके हठेली होने के भाव को व्यक्त किया गया है। हठेली होने के भाव को व्यक्त किया है, हठ वाली। दूसरी ओर उसने अपने आप को नीले फूलों से सजाया हुआ है। अलसी ने अपने आप को किससे सजाया हुआ है? नीले फूलों से। और वह कहती है जो उसको स्पर्श करेगा उसे ही वह अपना हृदय दान में दे देगी। जो उसको स्पर्श करेगा वही उसको अपना हृदय दान में दे देगी और उससे प्रेम करेगी। अलसी का यही कहना है। अलसी के माध्यम से इन्हीं मनोभावों को व्यक्त किया है कवि ने। कितना सुंदर वर्णन। तो छात्रों, अलसी के लिए हठीली विशेषण का प्रयोग क्यों किया गया है? ये हठीली, हठ से भरी हुई विशेषता बताई गई है हठीली। तो वस्तुतः अलसी चने के पौधों के बिल्कुल पास उगी हुई है और उसके पास चारों ओर चने के पौधे हैं, फिर भी वह अपने स्थान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए कवि ने उसके लिए हठीली विशेषण का प्रयोग किया है। वह उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो इसीलिए हठीली उसके लिए शब्द का प्रयोग कर डाला। चांदी का बड़ा सा गोल खंबा में कवि की किस सूक्ष्म कल्पना का आभास मिलता है? चांदी का बड़ा सा गोल खंबा
खंबा में। कवि ने तालाब के पानी में चमकते हुए सूरज के प्रतिबिंब को देखकर पानी में चांदी का बड़ा गोल सा खंबा की सूक्ष्म यही एवं संजीव कल्पना की है। कवि ने तालाब के पानी में चमकते हुए, तालाब का पानी है उसमें उसके अंदर सूर्य के प्रतिबिंब को देखकर पानी में चांदी का बड़ा सा गोल खंबा की सूक्ष्म एवं संजीव कल्पना की है, सूक्ष्म एवं संजीव कल्पना कर डाली। कविता के आधार पर हरे चने का सौंदर्य अपने शब्दों में चित्रित कीजिए। हरे चने का सौंदर्य बताना है। अब कैसे कविता में कवि ने हरे सौंदर्य की चित्रित किया है। कविता में बताया गया है कि चने का पौधा केवल बालिशित भर ऊंचा है। मीन कोई ये छात्रों कोई कठिन कविता नहीं है, आपको बहुत ही इजी से एक दो बार पढ़ोगे तो स्टोरी की तरह आपको याद हो जाएगी। पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद करना इजी हो जाएगा। उसने हरे पत्तों रूपी वस्त्र धारण, यहाँ पर कविता में बताया गया है कि चने का पौधा केवल बालिशित भर ऊंचा है, मीन बाल के बराबर ऊंचा है, थोड़ा ही ऊंचा है, उसका कद छोटा है। मीन उसने हरे पत्तों रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं। अब चने के पौधे के हरे हरे पत्ते होते हैं और उसका वर्णन कर दिया है उसने, रूपी पत्तों रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं और अपने सिर पर गुलाबी फूलों रूपी मुकुट धारण किया हुआ है। गुलाबी फूलों रूपी मुकुट धारण किया हुआ है। वह एक दूल्हे की भांति सज धज कर खड़ा हुआ है। वह किसकी तरह सज धज कर खड़ा हुआ है? एक दूल्हे की तरह सज धज कर खड़ा हुआ है। कवि ने प्रकृति का मानवीकरण कहाँ कहाँ किया है? अब ये बताना है कि प्रकृति का मानवीकरण अलंकार का प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ है। प्रस्तुत कविता में कवि ने कई स्थलों पर प्रकृति का मानवीकरण किया है। सर्वप्रथम कवि ने चने के पौधों का मानवीकरण किया है। तत्पश्चात अलसी को हठीली और हृदय का दान करने वाली का बताकर उसका मानवीकरण किया है। सरसों का स्यानी एवं पीले हाथ करना आदि के माध्यम से मानवीकरण किया है। तालाब के किनारे रखे पत्थरों को पानी पीते हुए से दिखाकर उनका मानवीकरण किया है। तो ये थे आपके